नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हैट्रिक के बाद बीजेपी आलाकमान एक्शन की तैयारी में है। एक तरफ मैनिफेस्टो के वादे पूरे करने पर काम चल रहा है, तो वहीं सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी विस्तार के साथ उसे मजबूत करने की कवायद भी चल रही है। पर इन सबके बीच पार्टी आलाकमान सबसे बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, वो है भीतर घातियों पर एक्शन। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने भीतर घात करने वालों का नाम स्थानीय नेताओं से देने की बात कही है, पर स्थानीय नेता भीतरघात करने वालों का नाम देने में शायद परहेज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह कि भीतरघात करने वाले आखिर वो कौन हैं, जिन पर आलाकमान कड़ी कार्रवाई करना चाहता है, और स्थानीय नेता उनका नाम देने से आखिर परहेज क्यों कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि भीतरघातियों पर कार्रवाई की तैयारी आलाकमान कर रहा है। हरियाणा में अब पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है आलाकमान के द्वारा, या यूं कहें सफाई करने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी और ज्यादा मजबूत हो, प्रचंड ताकत के साथ पार्टी उभर कर सामने आए। ऐसी कोशिशें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। अब भीतरघाती कौन है, यह सवाल सबसे बड़ा है, और स्थानीय नेता जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो परहेज क्यों कर रहे हैं, यह भी एक सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। विधानसभा चुनाव के नतीजों से एकाएक मजबूत हुई और धमक दिखाती बीजेपी अब भीतर घातियों की खबर लेने की तैयारी में है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भीतर घात शब्द सुनते ही तपाक से बोलते हैं। दो उनके नाम, पार्टी तुरंत एक्शन लेगी। कई दिन से ये बात चल रही है। लीजिए, 10 साल तक सीएम सिटी रहे करनाल से जीते बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद को भी ये शिकायत है। जिन्होंने कुछ भीतरघात किया था उन अधिकारियों के बारे में भी रिपोर्ट थी, वो भी आज सबमिट की है उनको मैंने। और इस प्रकार की जो ये प्रक्रिया है जो निरंतर अब आगे चलती रहेगी। पार्टी के लोगों ने जो भीतरघात किया है, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला कि भाई उनके नाम दिए जाएं, और जो भी इस तरह के उसमें अगर वो कसूरवार या दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जिन जिलों में या विधानसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की अंदर खाते खिलाफत मतलब उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, उनके नाम पार्टी हाईकमान मांग रही है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पर बागियों के कारण वोट कम पाने या हार जाने वाले उम्मीदवार ऐसी कार्रवाई चाहते तो हैं, पर उन्हें डर है कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो वो अपनों के ही निशाने पर आ जाएंगे। उल्टे उन्हें आगे चलकर नुकसान पहुंचेगा और उनके संबंध भी खराब होंगे। बस इसी वजह से मामला लटका हुआ है। वैसे मजाक में कहें तो ये क्या कम है कि पार्टी शानदार जीत हासिल करके बहुमत की सरकार बना पाई और प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में नया रिकॉर्ड बना दिया। वरना दशकों तक तो बीजेपी प्रदेश में बैसाखी की भूमिका में रही है और ये पीरियड तो गोल्डन पीरियड चल रहा है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो भीतरघातियों का नाम देने से स्थानीय नेता डर रहे हैं, और क्यों डर रहे हैं ये एक बड़ा सवाल है। परहेज क्यों कर रहे हैं, ये भी एक सवाल बरकरार है। और अब जो सफाई अभियान पार्टी कर रही है उसके क्या मायने निकाले जाएं, सवाल का जवाब जो मोहनलाल बडोली ने दिया। उन्होंने कहा कि नाम दो, कार्रवाई होगी। उसके क्या मायने हैं, क्या संकेत देने की कोशिश हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, भीतरघात पर लगातार कार्रवाई हो रही है, हम देख रहे हैं। अब एक्शन एक बार फिर से लेने की तैयारी आलाकमान कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान कि नाम दो, कार्रवाई करेंगे, क्या संकेत देता है? देखिए सौरभ, मोहनलाल बडोली स्पार्ट बोलते हैं, स्टेट फॉरवर्ड, सीधी। जिस तरीके वो बयान भी देखते हैं, हम देखते हैं वो दबते नहीं है। कभी हुड्डा को पिता पुत्र कहते हैं, सीधा निशाने पर लेते हैं। मोहनलाल बडोली की एक खासियत है। अब वो ये कह रहे हैं कि चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी क्रेडिट मिला है, पार्टी जीती है, नायब सैनिक को तो मिला ही मिला है, और उनको मुख्यमंत्री पद मिला है, इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। और पार्टी ने जितना शानदार प्रदर्शन किया, बहुमत की सरकार बनी,
तीसरी बार एक राजनीतिक इतिहास बना है हरियाणा में कोई पार्टी या कोई सरकार तीसरी बार रिपीट हुई हो। तो दरअसल मोहनलाल बड़ोली ये दबाव बनाना चाह रहे हैं, जो उनके काडर है जो बीजेपी का, वो ये याद कराना चाहते हैं कि जिन्होंने गद्दारी की है, जिन्होंने भीतरघात किया है, जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, कैंडिडेट की मदद नहीं की, उनको याद दिला रहे हैं कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। वो इसलिए भी कि बीजेपी इस वक्त उत्साह और ऊर्जा से भरी हुई है। जिस तरीके से अभी राज्यसभा की भी एक सीट है, उसमें भी आराम से बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस तो कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं कर रही कि राज्यसभा का चुनाव है या वो मुकाबला करने की स्थिति में है या कहेगी। तो एक तरफा चुनाव लग रहा है, पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा की सीट बीजेपी अपने मुताबिक जिसको भी टिकट देगी वो जीत जाएगी। तो आज विजय के घोड़े पर सवार है बीजेपी। रही बात, दरअसल बार बार ये बात उठती है कि भीतरघात, क्योंकि पत्रकार ये पूछते हैं कि भीतरघातियों के साथ, जैसे जगमोहन आनंद से पत्रकारों ने पूछा कि जिन्होंने भीतरघात किया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, पार्टी कार्रवाई करेगी। जब इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब फिर मोहनलाल बड़ोली को देना होता है। वो कहते हैं कि हमने नाम मांगे, नाम आएंगे, कार्रवाई करेंगे। और दूसरी तरफ डर ये है कि जो लोग अब ये है कि जो रिजल्ट हो गया, जैसे कांग्रेस वाले मान के बैठे हैं, भले ही शोर मचाया हो कि गड़बड़ी हुई, ये हुई, वो, अब कुछ नहीं है, सरकार चल रही है। और दिल्ली में जब तक अमित शाह, नरेंद्र मोदी है, वो सरकार बैठी है, तो इनको कोई डर ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो भीतरघातियों की जो या तो पत्रकार पूछते हैं या फिर जब बीच बीच में कोई कार्यकर्ता इस तरह की इच्छा जाहिर करता है, जो लॉयल है पार्टी के प्रति, जो चाहते हैं कि इस तरह की अनुशासनहीनता नजर ना आए पार्टी में आगे कम से कम, तो एक सख्त मैसेज देना चाहते हैं, तब प्रदेश देश को इस तरह का बयान देना पड़ता है। और दूसरी बात, जो जिनको शिकायत थी, जिन्होंने शोर मचाया, जैसे कांग्रेस वाले सीटें जीतते हुए हार गए, तो उन्होंने भी अपनी बात कही। तो बीजेपी वाले, उनको भी अफसोस है जो नहीं जीत पाए या कम अंतर से चुनाव हारे हैं, उनको लगता है कि, लेकिन अब वो दरअसल फील्ड से शिकायतें इसलिए नहीं मिल रही कि उनको डर है कि बड़े नेता है, अपने नंबर तो बना रहे हैं, सख्ती दिखा रहे हैं, एक पार्टी के लिए मैसेज दे रहे हैं, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम विरोध क्यों मोल ले, क्योंकि उनको ये आश्वस्त नहीं है वो कि पार्टी वाकई कोई सख्त कार्रवाई करेगी। उनको ये लगता है कि शिकायत भी कर बैठे और लेने के देने पड़ जाए, कल को फिर वो लोग चुनाव लड़ेंगे, जिन्होंने अब लड़ा है उनको टिकट मिली है, कंसिडरेशन में आए, कल को फिर ऐसे होते हैं मौके के चुनाव लड़ना पड़ जाए, तो उनको सबकी मदद चाहिए, सब मिलकर ही पार्टी को लिए काम करते हैं। तो मेरे को लगता है अब ये हाँ ना भी चल रही है, अगर कुछ करना होता तो अब हो गया होता, या जल्दी हो जाना चाहिए। फिलहाल ये है कि हाँ ना चल रही है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास देवेंद्र। महेश, हमने देखा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने रणजीत चौटाला सहित 8 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया था। बीजेपी में आखिर सवाल ये कि भीतरघाती कितने हैं और अब की बार किसकी बारी है? उन निष्कासन के बाद क्या और भी भीतरघाती हैं जिनका जिक्र चल रहा है, जिनकी चर्चाएं प्रदेश में जोर पकड़ रही? देखिए, भीतरघातियों का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन जिन भीतरघातियों का जिक्र आप कर रहे हैं वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनने को बेताब है। लेकिन यहां मोहनलाल बड़ोली की तरफ से 2 टूक ये इनकार कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को किसी को भी पटका पर आकर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं करवानी है। अगर मोबाइल के जरिए, अगर रेफरल कोड के जरिए कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है तो उससे इनकार तो नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी बड़ा नाम जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़ा था या किसी दूसरे राजनीतिक दल का उम्मीदवार बना हुआ था या निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, तो ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। अब जो लोग निष्कासित किए गए थे 6-6 साल के लिए, वो शपथ ग्रहण समारोह में भी पहुंचे हुए थे और उसके बाद भी अब भारतीय जनता पार्टी के कौन से दरवाजे से अंदर वो दाखिल हो सकते हैं, ये कोशिशें की जा रही हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का इस वक्त ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से कोई ऐसा दरवाजा मिल जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी को वो ज्वाइन कर लें। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता ऐसे जो चुनावी मैदान में किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ चले गए थे, वहां से टिकट हासिल किया और उसके बाद अब काफी विपरीत परिस्थितियों का सामना वो कर रहे हैं। और आज का भी मैं जिक्र करूं तो पब्लिक ग्रीवेंसेस की मीटिंग हिसार के जिला सचिवालय में थी और वहां पर प्रोफेसर छत्रपाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ऐन वक्त पर वो निर्दलीय की तैयारी कर रहे थे और बाद में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में बरवाला विधानसभा क्षेत्र से उतरे। आज मंत्री की कतार में, यानी मंत्री की लाइन में ही, डेप्यूटी कमिश्नर की लाइन में, तमाम अधिकारियों की लाइन में वो स्टेज पर बैठे थे। तो छत्रपाल के स्टेज पर बैठने पर भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के एक कार्यकर्ता ने जबरदस्त आपत्ति की और कह
सकते हैं कि बेहद मुश्किल स्थिति का सामना वहां पर स्टेज पर बैठकर छत्रपाल को करना पड़ा। तो मैं कह सकता हूं कि अब काफी सारे नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता बीच में हाथ अड़ा देते हैं और इनकार करते हैं कि आप बीजेपी में नहीं आ सकते क्योंकि उनके नेताओं की इजाजत नहीं है। अब भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, तो ठीक है, मोहनलाल बडोली तमाम भीतरघात करने वाले लोगों की रिपोर्ट तो वो मांग रहे हैं, लेकिन वो खुद सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव हारने के बाद आपको याद होगा बयान उनकी तरफ से दिया गया था कि भीतरघात करने वालों ने ही उन्हें चुनाव हराने का काम किया है। ठीक है, कोई और रिपोर्ट नहीं दे रहा, तो मोहनलाल बडोली उन नेताओं के खिलाफ, उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर लें जो कि सोनीपत लोकसभा सीट पर भीतरघात कर रहे थे। उसकी पूरी जानकारी उनके पास है, कम से कम अगर शुरुआत करनी है तो वहां से कर सकते हैं। लेकिन अभी इस तरह की किसी भी कार्रवाई से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बचना चाहते हैं। खुद मोहनलाल बडोली इस तरह के संकेत तो अपने बयानों में देते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनकी जानकारी उन्हें खुद है, कम से कम उन पर तो कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में तमाम जो दूसरे नेता हैं उन्हें लगता है कि अब पार्टी जीत चुकी है, कुछ लोग जीतकर, चुनाव जीतकर मंत्री बन चुके हैं, तो ऐसे लोग अब उन्हें संरक्षण दे रहे हैं जो कि भीतरघात करने वाले थे। उन्हें लगता है कि अब नाराजगी कायम करने का कोई मतलब नहीं है, और नाराजगी अगर कायम करेंगे तो आने वाले वक्त में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से किसी तरह की कार्रवाई की कोई उम्मीद मुझे नहीं लगता कि किसी नेता को, किसी विधायक को या किसी मंत्री को इस वक्त है। वो तमाम अपने सरकार के हनीमून पीरियड को एंजॉय करना चाहते हैं और किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति से बचना चाहते हैं। जी वीरेंद्र जी, जो बात महेश कह रहे हैं बेहद अहम बात है, वो ये कि बडोली जिस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे वहां से वो हारे। कुछ भीतरघातियों का उन्होंने बात कही, उन पर कार्रवाई नहीं की। जाहिर सी बात है, शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए, लेकिन अब बडोली के बयान को किस तरह से लिया जाए? नाम देने की बात स्थानीय नेताओं पर कह रहे हैं वो, या फिर ये थोपा थोपी है, या फिर कार्रवाई निकल कर सामने आएगी? और भीतरघाती आखिर हैं कौन जो प्रदेश अध्यक्ष जिन पर कार्रवाई करेंगे? क्या आलाकमान का ऐसे आदेश माना जाए, निर्देश माना जाए? संकेत था, निर्मल रानी की ओर संकेत था, उनका विधानसभा में टिकट कट गया था जी। तो मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको जो सजा दे रही थी उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी थी पहले ही। किसी का विधानसभा चुनाव पर टिकट काट दिया गया, किसी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। देखिए बात जी, वीरेंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास। देवेंद्र, अब सवाल यह कि भीतरघातियों की चर्चा है, और भीतरघाती आखिर हैं कौन, और अगर हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? किन किन पर कार्रवाई हो सकती है? कौन से वो नाम हो सकते हैं जो पार्टी के लिए आने वाले समय में भी चुनौती खड़ी कर सकते हैं, और उन पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है? क्योंकि इसे सफाई अभियान कहा जाए पार्टी के अंदर तो कहना गलत नहीं होगा। देखिए सौरभ, ये मेरे को लगता है उस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। पार्टी को भी पता है, मोहनलाल बडोले को भी पता है, क्योंकि ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है। किसने भीतरघात किया, किसने पार्टी के खिलाफ काम किया, कहां किसने नुकसान पहुंचाया, तो ये चीज आ चुकी है सामने। अब सवाल यह कि कौन लोग हैं, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम है, देवेंद्र बबली है, उसके अलावा कुछ नाम और हैं, वो पार्टी हाईकमान के संज्ञान में पहले से है। पार्टी ने उनको नोटिस भी जारी किए हैं, लेकिन अब कार्रवाई अभी कोई हो ही नहीं। पार्टी ये चाहती है कि वो लिखित दे, जैसे पुलिस वाले कहते हैं ना कि अगर कोई शिकायत करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे ना, तो पार्टी भी यही कह रही है कि आप लिखित में शिकायत दो। और अब स्थिति ऐसी है कि कोई लिखित में देने को तैयार नहीं। उनको पता है कि सांप तो निकल गया, लकीर पीटने से क्या होगा। तो जो लोग थे वो पार्टी के संज्ञान में, लेकिन पार्टी लिखित में चाहती है, और लिखित में देने को अब वो स्थितियां या उस तरह के हालात, उस तरह की बातें नहीं है कि कोई लिखित में देकर अपने मुसीबत क्यों मोल ले। बात वही है कि कार्रवाई ना हो तो बुरे क्यों बने हो। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से वो पब्लिक डोमेन में चीजें आ जाएंगी, मीडिया में भी आएंगी, किसने किसके खिलाफ शिकायत दी है, पार्टी के लिए और संकट की स्थिति हो जाएगी। तो पार्टी को सब पता है, लेकिन पार्टी चाहती है लिख कर दिया जाए, और लिखकर कोई देने को तैयार नहीं है। मेरे को लगता है ये ऐसे ही हवा में तैरता रहेगा ये मुद्दा। बिल्कुल। वीरेंद्र जी मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं, क्योंकि आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही थी। लेकिन अब सवाल ये कि स्थानीय नेता जिस तरीके से देवेंद्र ने भी बताया कि उनको नाम देने की जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है, आखिर नाम देने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली संभव है जो बात उभर कर सामने आ रही कि स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी दी गई कि वो नाम दें, नाम देंगे तो कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की व्यवस्था है उसमें नाम देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में फीडबैक किया जाता है, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अलग से भूमिका रहती है, तो वहां पर पहले से ही रहता है किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका चुनाव के दौरान रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सब जानकारी में रहता है।
जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी थी वो पार्टी पहले ही कर चुकी। चुनाव के दौरान जिनको जो पार्टी के खिलाफ चले गए थे उनको निष्कासित किया जा चुका है। और जो लोग अब जो असली कार्रवाई की बात चल रही है वो अधिकारियों के खिलाफ है। वो जो विधायक जो शिकायत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत कर रहे हैं, वो अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कुछ अधिकारी जो है वो 6 अक्टूबर को, मतलब मतगणना से 2 दिन पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर थे। चुनाव के दौरान उनकी भूमिका ठीक नहीं रही। मंत्री जो है अनिल विज भी कह चुके हैं कि कुछ अधिकारियों की भूमिका ठीक नहीं थी। उनको तो कहा कि उनकी तो हत्या की साजिश तक रची गई। ये मतलब अनिल विज का कहना बड़ा गंभीर मुद्दा है। विधानसभा में कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि देखिए अनिल विज जो टिप्पणी कर रहे हैं वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं ये जो कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तो मतलब अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये किसी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता, उन पर सवाल नहीं उठाए जा रहे। ये जो सवाल है वो अधिकारियों पर उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों की भूमिकाओं पर प्रश्न चिन्ह है। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, उनके तबादले के आदेश कहां होते हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, एक बेहद अहम सवाल महेश ने उस सवाल का जवाब कोट किया था। महेश ने ये कहा कि कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, जुगत में लगे हैं। हालांकि उनकी संख्या काफी होगी। पार्टी क्या उनको स्वीकार करेगी, क्या उनको मुख्यधारा में जोड़ने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि हमने देखा विधानसभा चुनाव के दौरान कई नेता ऐसे थे जिनको कहीं ना कहीं पार्टी ने कांग्रेस से बीजेपी में आए तो मौका दिया, जगह दी, टिकट दिया और वो जीते भी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा हमने, और कुछ इस तरह की परिस्थिति हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखी। क्या आप संभव हो पाएगा? नहीं, देखिए पार्टी उन लोगों को अब महत्व नहीं देगी। कारण है कि ना तुम सरकार में उनको कोई पद दिया जाएगा, ना संगठन में कोई पद दिया जाएगा। ये पहले ही संकेत दे चुके हैं। अब नगर निगम के, नगर पालिका के चुनाव में उसमें कोई उनकी विशेष भूमिका रहने नहीं वाली। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी थी वो तो हो चुकी। और एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान बड़ी स्पष्ट अपनी भूमिका तय कर रखी थी, किन किन नेताओं को शामिल करना है और किन नेताओं को जो संदिग्ध छवि के हैं उनको पार्टी में शामिल नहीं करना। अब देखिए मिस कॉल करके तो कोई भी पार्टी का प्राथमिक सदस्य बन सकता है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बाद में अगर जांच करने पर पार्टी उसकी सदस्य को निलंबित भी कर सकती है। अब महेश, बेहद अहम सवाल, वो सवाल ये कि भीतरघात क्या पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है अभी भी? क्योंकि बड़ा मैंडेट जनता ने दिया, हैट्रिक लगाई बीजेपी ने। भीतरघात हमने देखा विधानसभा चुनाव से पहले भी चर्चा ने जोर पकड़ा था कि टिकट बंटवारा होगा तो कहीं ना कहीं विस्फोट की स्थिति पार्टी के अंदर पैदा होगी। हम चर्चा भी करते रहे हैं। अब सवाल है कि इसी वजह से देरी से नाम घोषित किए थे पार्टी ने, आपको भी शायद गौर हो। अब बड़े विस्फोट का जो डर था उस वक्त था, अब क्या ये मान लिया जाए कि भीतरघात एक बड़ी समस्या बन चुका है, इस पर चर्चा होना लाजमी है? कांग्रेस के अंदर तो ये देखने को मिलता था गाहे बगाहे, क्या बीजेपी के अंदर भी इस तरीके की परिस्थिति अब पैदा होती जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात तो हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना भीतरघात कांग्रेस पार्टी में हुआ मुझे नहीं लगता उसका 10% भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी में हुआ, क्योंकि संगठन की संरचना ही इस तरीके की है। क्या संगठन का जो ऑब्जर्वेशन है वो इस तरीके का है कि 10% ही अगर उसको रेटिंग में डालने की कोशिश की जाए, अगर उसको डाटा काउंट करने की कोशिश की जाए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जितना भीतरघात हुआ महज उसका 10% ही भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा है। और 10% भारतीय जनता पार्टी में आखिर ये क्यों हुआ, इसकी भी एक खास वजह है। दरअसल हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके का माहौल बना हुआ था और जिस तरह के कह सकते हैं कि समीकरण बनते हुए नजर आ रहे थे, और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चीफ मिनिस्टर होंगे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये लग रहा था कि चुनाव तो वो हार ही रहे हैं और सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बना ही नहीं सकती। तो ऐसे में अब सरकार की मलाई के नजदीक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहेंगे नहीं, तो ऐसे में उनके अपने विधानसभा क्षेत्र से कोई जीत कर चला जाए तो वो विधानसभा में बैठेगा और वो जो है कार्यकर्ताओं की कतार में खड़े रह जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने ये दाव खेला सिर्फ इसी सूरत में कि उन्हें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है, तो ऐसे में वो अपना दाव खेल सकते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार की अगर टांग खिंचाई वो करते हैं, किसी तरीके का डैमेज उन्हें करते हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मुहाने तक नहीं पहुंच पाएगी। अब वो तमाम लोग जो भीतरघात करने वाले थे वो सख्ते की स्थिति में है। सख्ते की स्थिति में
में इसलिए हैं कि उन्हें नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में काबिज हो जाएगी और प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। अब ऐसे नेता जिनके नाम तो जाहिर नहीं किए गए, ऐसे कार्यकर्ता जिनके नाम तो जाहिर नहीं किए गए, लेकिन अब उन्हें छिपना पड़ रहा है, नजर बचानी पड़ रही है, क्योंकि उम्मीदवारों को भी पता है कि नुकसान किसने किया था और उम्मीदवारों के खास कार्यकर्ता भी ये जानते हैं कि नुकसान किसने किया था। और ये नुकसान और ये भीतरघात सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में किया गया जब बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लगता था कि बीजेपी सरकार नहीं बनाने जा रही, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार की तरफ जा रही है और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। इसी सूरत में यहां भीतरघात की संभावना बनी। अगर इन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यह जरा सा भी अंदाजा होता कि एक बार फिर बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, तो मुझे लगता है कि इस तरह की भीतरघात की संभावनाएं फिर 10 से घटकर महज 2 या 3% तक ही सीमित हो जाती। बिल्कुल देवेंद्र, जो हमने देखा विधानसभा चुनाव के दौरान देखा, लोकसभा चुनाव के दौरान देखा, और अब स्थानीय निकाय चुनाव है, उनकी तैयारियां पार्टियां लगातार कर रही हैं और राज्यसभा का चुनाव भी है, तारीखें का ऐलान हो चुका है। अब ऐसे में भीतरघात की चर्चा होना क्या संकेत देता है? क्या यह मान लिया जाए कि पार्टी बड़े स्तर पर बड़ी कार्रवाई करना चाहती है या फिर स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कुछ संदेश देने की कोशिश पार्टी के द्वारा की जा रही है? देखिए, ये मौखिक संदेश है, ये याद दिलाने की कोशिश है कि चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन उनको एक सख्त मैसेज है कि पार्टी के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगा ये बीजेपी है। किसको टिकट दे दे, किसको राज्यसभा में भेज दे, सब काडर के लोग भी जानते हैं कि बीजेपी के बारे में कुछ आप एज्यूम नहीं कर सकते कि पार्टी क्या करेगी, क्योंकि 2 बड़े सशक्त जो नेता दिल्ली में बैठे हैं वो पता नहीं क्या करें। अब लोग कहते हैं कि किसको पता था कि मनोहर लाल मुख्यमंत्री बनेंगे। जब वो आए थे करनाल में 2014 में, उनका विरोध हुआ, प्रदर्शन किया था उनके खिलाफ, फिर उन्हीं लोगों ने माफी मांगी जब ऊपर से दबाव पड़ा, 2 बार मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार जब उनको बदला गया कि मुख्यमंत्री रहेंगे तो नुकसान होगा, उनको उठा के केंद्र में एक बड़ा पद दे दिया, महत्वपूर्ण 2 विभाग, जो मतलब बहुत भारी भरकम बजट वाले हैं। देखो, सीएम सीट से हटा दिया लेकिन केंद्र में मंत्री बना दिया, और करनाल लोकसभा से चुनाव है। तो बीजेपी क्या करती है कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस तरीके की बात कान खोल दिए जा रहे हैं उन लोगों के जो इस तरह की एक्टिविटी में शामिल रहे हैं या इस तरह की हिमाकत करते हैं, उन लोगों को सख्त मैसेज दिया जा रहा है। फिलहाल मौखिक तौर पर मेरे को नहीं लगता लिखित में कोई शिकायत करेगा या किसी का लिखित में निष्कासन जैसी कार्रवाई की। वो बात ठीक है कि ऑफिसर्स लोबी, जो अफसर थे ब्यूरोक्रेसी में, जिनको लग रहा था कांग्रेस सरकार आ रही है, कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव था, बीजेपी को थोड़ा सा वो ये उनको सेकेंडरी मानकर चले थे कि बीजेपी शायद नहीं आए सत्ता में, क्योंकि हवा ऐसी चली थी, माहौल इस तरह का था। तो देखिए, ऑफिसर करते ही हैं, जब भी चुनाव का टाइम होता है उनको लगता है जो सरकार आ रही है उसका उनके प्रति झुकाव पहले से हो जाता है, और कोई ये जाहिर बात है। लेकिन यहां जो नतीजे आए थे वो सब अनएक्सपेक्टेड थे, इसलिए भीतरघात अब के जो है, अब भीतरघात के लिए अब उन अफसरों को नापने की कोशिश है। जैसा मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि उनके नाम हमारे पास आ गए हैं, कुछ की बदलियां भी हुई और कुछ बदले भी जाएंगे, तो उनको भी एक मैसेज दिया जा रहा है और उनके भी कान खड़े हैं कि पता नहीं सरकार तुम्हारे खिलाफ क्या एक्शन लेगी। लेकिन काडर लेवल पे कार्यकर्ता जो जिलों में हो गया सो हो गया, पार्टी अब आगे की तरफ सोचेगी। राज्यसभा में पार्टी को कोई दिक्कत नहीं, जिसको चाहेगी टिकट देगी वो राज्यसभा जाएगा। नगर निगमों के चुनाव है और उस पर भी मैं ये समझता हूं बीजेपी आज की स्थिति में बहुत उत्साह में है, ऊर्जा में है और ड्राइविंग सीट पर बैठी है। गाड़ी को जिधर मोड़ना चाहे मोड़ सकती है, वो स्थिति बीजेपी के लिए मौजूद है। जी वीरेंद्र जी, जिस तरीके से देवेंद्र ने कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी स्तर पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है, इस बात से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? पार्टी क्या नेतृत्व स्तर पर या फिर नेताओं के स्तर पर, कार्यकर्ताओं के स्तर पर कोई कार्रवाई इस भीतरघात को लेकर करेगी, या फिर ब्यूरोक्रेसी जिनकी लिस्ट जिसका जिक्र देवेंद्र कर रहे हैं वो सीएम के पास पहुंच चुकी है, सिर्फ उस पर ये भीतरघात की चोट होगी? देखिए, सभी विधायक जो हैं अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे अधिकारियों की जो सूची है मुख्यमंत्री को दे चुके हैं जी। अब जो है जो तबादले संभावित हैं तो उसमें उसकी झलक दिखाई देगी कि जो विधायक चाहते थे कि इन लोगों ने उनके खिलाफ काम किया और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मतलब अनिल विज तो स्पष्ट कह रहे हैं कि वो तो जिलाधीश को बुला रहे थे, वो तो आ ही नहीं रहे थे, वो उनके टेलीफोन तक नहीं उठा रहे थे। तो वो विधानसभा चुनाव के दौरान की बात थी, उनकी सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया था। इस तरह और विधायक भी कह रहे हैं कि उनके जो काम थे वाजिब काम भी नहीं हो रहे थे, तो आचार संहिता के अंदर भी कुछ इस तरह की कठिनाइयां आई हैं विधायकों को, तो वो उसकी शिकायत की है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को उस पर अमल करना ही पड़ेगा। महेश, जो कार्रवाइयां हुई हैं हमने देखा कि पार्टी में और राजनीति के अंदर साफ तौर पर कहा जाए तो
कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता, परिस्थिति के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। भीतरघात में भी कार्रवाई की गई। जिन्होंने डेंट करने की कोशिश की, क्या ये मान लिया जाए कि पार्टी मजबूत स्थिति में थी? भीतरघात की जिन लोगों ने कोशिश की उन पर कार्रवाई इसलिए की कि पार्टी को साफ तौर पर लग रहा था। हमने देखा महिपाल ढांडा ने भी कई बार कहा कि हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जनता के बीच जाते हैं, हमें पता लग जाता है कि हवा हमारी है और हम जीतने वाले थे। इस बात की तस्दीक उन्होंने जब रिजल्ट आए थे उसके बाद भी कर दी थी। ऐसा उन्हें पता था कि जनता की हवा बीजेपी की तरफ है, लेकिन कुछ लोग कांग्रेस की हवा बना रहे थे। क्या ये जो कार्रवाई थी महज ये भर थी कि हाँ भाई वो कार्रवाई की गई थी? जो हमने देखा कि रणजीत चौटाला के साथ 8 नेताओं को 6 साल के निष्कासन किया गया, वो इस बदौलत थी कि पार्टी अब जीत की तरफ अग्रसर है। इस बात से आश्वस्त थे सभी नेता। देखिए, यहां पर मैं एक कोट करना चाहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ये बात कहा करते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो फिलहाल वक्त बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी का कहा जा सकता है। इसी वजह से यहां एक तरीके से नकारने का काम, एक तरीके से धक्का मारने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन जिस नेता का नाम आप ले रहे हैं और उस सरीखे काफी सारे बड़े नेता जो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से इस विधानसभा चुनाव में अलग हो गए थे, वो देर सवेर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे ही। कौन से दरवाजे से अंदर दाखिल होंगे इसका इंतजार बना रहेगा, कौन से दरवाजे से किसके जरिए वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन ये तो मानकर चलिए कि हर एक हाल में, हर सूरत में ये तमाम बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के रथ से छिटक कर नीचे गिर गए हैं, वो हर हाल में रथ पर चढ़ेंगे ही। देर सवेर हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है, अगला विधानसभा चुनाव आने से पहले ये तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के खाते में देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, नहीं होगा, इन्हें क्या देंगे, नहीं देंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये मानकर चलिए कि तमाम ये नेता जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अभी अपनी पार्टी में शामिल करने से साफ इनकार कर रही है, अगले चुनाव से ठीक पहले ये तमाम नेता भाजपाई हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भीतरघातियों पर कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली। अब कार्रवाई क्या होती है देखने वाली बातों की बेहद दिलचस्प रहेगा। अब बीजेपी का आगे अगला कदम क्या होगा? भीतरघात पर हालांकि कुछ भीतरघाती नेताओं पर बीजेपी पहले भी विधानसभा चुनाव से पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। अब आगे कार्रवाई क्या कुछ होगी देखना होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।